हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर मनीष यादव सर। डॉक्टर मनीष यादव मुंबई में एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक सलाहकार हैं। वह दी अदर सॉन्ग इंटरनेशनल एकेडमी में सलाहकार हैं और मीरा रोड और विक्रोली में अपना निजी अभ्यास करते हैं। वह अपने छात्रों के बीच प्रेरक शिक्षण और होम्योपैथी में चुनौतीपूर्ण मामलों को स्वीकार करने की उनकी उत्सुकता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। होम्योपैथिक विज्ञान के एक उत्साही छात्र डॉक्टर यादव ने होम्योपैथी के कई दिग्गजों के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने की यात्रा भी की है। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू वेरी मच। और आप सबको नमस्कार। और मैं फिर यहाँ पे आपके साथ आपके समक्ष हूँ कुछ चीज़ों को शेयर करने के लिए। और बिफोर आई बिगिन माय प्रेजेंटेशन, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म का, इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, साहनी सर का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। तो मैं आज डायरेक्टली हम टॉपिक पे जाते हैं। और आज का टॉपिक है कि कैसे हम तीव्र मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स केस को कैसे हम डील कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में एक केस एग्जांपल से आपको दिखाया था, तो मैं आज भी आपको एक केस पूरा दिखाऊंगा। और ये मेरे लाइफ का, तो बहुत सारे चैलेंजिंग केसेस हैं, बट ये एक ऐसा केस था जो जिसमें मैं बहुत संघर्ष किया। यहाँ पे बहुत सारे होम्योपैथ्स हैं। वो लोग मेरी बात को शायद समझ पाते होंगे कि कभी कभी कोई केसेस आते हैं, जटिल क्रॉनिक केसेस आते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनॉन में। तो मैं सूडो केसेस की बात नहीं कर रहा, मैं हाइड्रोजेनिक डिजीजेस की बात नहीं कर रहा, मैं इडियोपैथिक इंडिस्पोजिशन डिजीजेस की बात नहीं कर रहा, मैं रियल क्रॉनिक डिजीज की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे जीवन में जहाँ पे हम अटक जाते हैं। हमको सब दिख रहा होता है कि ये इंडिकेटेड रेमेडी है, बट शायद वो रेमेडी दे रहे हैं, फिर वो काम नहीं कर रही है, फिर कुछ और दे रहे हैं, और परेशानी बढ़ती जाती है। तो वो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स केस मेरे लाइफ में आया था। और ऑफकोर्स बहुत संघर्ष लगा, बट मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैंने उसको छोड़ा नहीं, हिम्मत नहीं हारी, और मैं लगातार हर फॉलोअप में उसके पीछे लगा रहा। तो ये केस को मैं आपके समक्ष लेके आता हूँ और इसे शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर माय पीपीटी। तो ये जो केस आया मेरे पास, ये बेसिकली इसका मेन कंप्लेंट था इस लेडी का, सिवियर इचिंग होता था। बहुत ज्यादा इचिंग होती थी बॉडी में, अनकंट्रोलेबल इचिंग थी ऑल ओवर बॉडी। कोई रिएक्शन नहीं था, कोई एक्जिमा नहीं था, कोई लीजन्स नहीं था, बट इचिंग उसकी रुकती ही नहीं थी। और बहुत सारे मतलब ट्रीटमेंट्स ऑफकोर्स वो करा चुकी थी, और अल्टीमेटली उसका डायग्नोसिस हो नहीं पा रहा था। तो जब मेरे पास वो आई पेशेंट, तो उसका ये डायग्नोसिस लेके वो डायग्नोस केस लेके आए, मतलब एलोपैथिक सिस्टम के पास। उन्होंने कहा था ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसलिए इचिंग हो रही है, और इसलिए हम तुमको दवाई दे रहे हैं। तो केस ऑफ एंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड रिड्यूस्ड 4 mm इन हाइट। तो उन्होंने कहा कि आपका जो पेट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो छोटा हो गया है। मतलब जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा सा छोटा हो गया है। हो सकता है कि शायद इसके वजह से डिसबैलेंस हो रहा है। और अपनी थियरीज बना के उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि हम जैसे मैं कई कई बार डायग्नोसिस भले लेके आ जाए पेशेंट, बट मैं उसको स्टडी करता हूँ कि वो सच में उसकी वजह से हो सकता है क्या। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये एडिनोमा बता रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पे कुछ दिक्कत है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पे कुछ दिक्कत है, ट्यूमर है, या उसका साइज श्रिंकेज है, तो हम सब जानते हैं पिट्यूटरी का जो एक्शन है वो बाकी ऑर्गन्स पे होगा, हॉर्मोन्स पे होगा, डिसबैलेंस होगा। तो मैं उस एंगल में सोचने लगा कि अब ऐसा है। तो मैंने उसका पता करना चालू किया कि यार ये जो श्रिंकेज की बात कर रहे हैं, या फिर स्वेलिंग जो भी ये बात कर रहे हैं, पिट्यूटरी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये सारे कुछ रीजंस हैं जो मैंने गूगल से फाइंड आउट किए। पिट्यूटरी में ट्यूमर हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, वस्कुलर रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अब ये शुरुआत कैसे हुई इसकी। रियल क्रॉनिक डिजीज को जब भी डील करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने पीछे जाके ये पता करना कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दिस वाज द केस ऑफ सीवियर इचिंग। ऑल इन्वेस्टिगेशन, सारे इन्वेस्टिगेशन कर दिए थे उन्होंने, और उसका कॉज कुछ उनको मिल नहीं रहा। एट लास्ट कुछ डायग्नोस करना था उनको, इसलिए उन्होंने करते गए, स्कैन करते गए, और एक्सीडेंटली
सीटी स्कैन में उनको दिखा और एक्सीडेंटली उन्होंने कहा कि शायद ये डिजीज हो सकता है, ये कॉज हो सकता है आपके उस डिजीज का, मतलब आपका जो इचिंग है वो पिट्यूटरी में थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है वगैरह वगैरह, डायग्नोसिस करके दे दिया मैंने। तो जब मैंने इस केस को स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग था, इसका कोई रिलेशन नहीं था। और जितना मैंने स्टडी किया पढ़ा, पिट्यूटरी में अगर कुछ भी दिक्कत होती तो उसके बाकी एसोसिएटेड सिम्टम्स होते, ऑर्गन्स पे डैमेज होता, हार्मोन्स में चेंजेस होता, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उनका डायग्नोसिस गलत था मेरे हिसाब से। अच्छा, इतना डायग्नोसिस करने के बाद भी ट्रीटमेंट क्या दे रहे थे? जो पहली बार उसको ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट उन्होंने कंटिन्यू किया था, और आप सब जानते हैं कॉर्टिसोन स्टेरॉइड्स पे उसको डाला था पेशेंट को। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अल्टरेशन इनका चालू था। तो ये उसका बैकग्राउंड था केस का। ओके, अब ये तो एलोपैथिक डायग्नोसिस है, बट हम किस में इंटरेस्टेड है? हम इंटरेस्टेड है होम्योपैथिक डायग्नोसिस। मैंने केस को 2018 में देखा। ओके, तो ये केस मेरे लिए स्पेशल था क्योंकि ये जो 31 जनवरी दिख रहा है ये मेरा बर्थडे भी था। तो मेरे बर्थडे के दिन ये केस को मैंने देखा था, तो मैं थोड़ा और एक्साइटेड था ना कि चलो यार इस केस को देखते हैं, थोड़ा बहुत खुश था मैं। बट जो आगे आने वाले चैलेंजेस थे उसने मुझे बहुत कुछ सीखा। सिम्टम्स की बात करते हैं। इचिंग, अनकंट्रोलेबल इचिंग था। शुरुआत कब हुई? शुरुआत 2015 में हुई। मैं ये केस को देख रहा हूँ 2018 में। 2015 में अगस्त में पेशेंट को कुछ दिक्कत हुई, आई थिंक वॉमिटिंग, आई थिंक आगे आएगा या 2015 में उसको ये इचिंग या जो भी चीजें चालू हुई तो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने डायरेक्टली स्टेरॉइड्स चालू किया। 15 अगस्त, सॉरी दिसंबर 2016 में फिर इचिंग वापस चालू हुआ। तो 15 में बंद हो गया, 16 में फिर चालू हुआ, अगस्त के बाद 15 दिसंबर को। और उस वक्त वो पेशेंट कह रही थी कि इचिंग करते करते एक ही मोडालिटी था कि आइस पैक, कोई ठंडा लगाते थे तो आराम मिल जाता था, एसी चालू किया तो आराम मिल जाता था। तो ठंडे से उसका इचिंग कम होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोडालिटी मिला मुझे, मैंने कहा चलो नोट करके रख। अब सिम्टम्स होते क्या है, स्किन में क्या दिक्कत होती है, मींस प्रेजेंट प्रेडोमिनेंट कंप्लेंट क्या था उसका? रेडनेस, बहुत रेडनेस। जब इचिंग होती है तो पूरा लाल हो जाता है। बैक में होता है, एब्डोमेन में होता है, हेड में होता है। ओपन एयर मतलब बाहर अगर जाएगी थोड़ा हवा जहां लगेगा, हवा लगेगा तो आराम मिल जाता है। और मोस्टली नाइट को, जब जब 12 बजे के बाद पूरी रात उसकी खराब होती है इचिंग, होल नाइट बैठ के वो सिर्फ कंघी से रॉड से जबरदस्त इचिंग चालू रहती है पूरी रात। ये उसका सिम्टम है। ड्राई स्किन, इंटेंस बर्निंग। अच्छा, स्किन बहुत ड्राई था और वो कहती है मेरे को बर्निंग होती है, एक्चुअली इचिंग के बाद मेरे को बहुत जलन होती है। और ये जलन जो है ना, ये जलन गरम लगाऊंगी ना तो बहुत आराम है। वार्म, पहले उसने कहा इचिंग आइस पैक से मेरा बेटर होता था, ओपन एयर से बेटर होता था, वार्म से बेटर होता है। ये जो बेटरमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, मोडालिटीज की बात कर रहे हैं, इन सब केसेस में मोडालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पीवीसीआर पढ़ेंगे तो उसमें भानु देसाई की किताब में लिखा हुआ है कि मोडालिटी इज अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस। अगर आप कोई केस क्रैक नहीं हो रहा और अगर आप उसका फिजिकल मोडालिटी या फिर मेंटल जनरली फिजिकल जनरल मोडालिटी अगर आप पा गए उसका, तो आप वो केस को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए मेरा ध्यान बहुत ज्यादा उसके ऊपर था। फिर उसने कहा मुझे इरप्शंस आते हैं, मतलब ऑर्टिकेरिया टाइप इरप्शंस भी आते हैं और चले जाते हैं, और वो गर्मी से बढ़ते हैं। यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार इसको बर्निंग बोल रही है, वार्म से अमिनरेशन है, बट ऑर्टिकेरिया लाइक जो इरप्शंस आते हैं, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा बाहर या घर में तो बढ़ जाता है तकलीफ, उसका ऑर्टिकेरिया बढ़ जाता है। उसका बॉडी टेम्परेचर है, वो कहती है मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो चेंज होता है, कभी इंटेंस हॉट हो जाएगा, इंटेंस कोल्ड हो जाएगा, मतलब पूरा कभी गर्म हो जाएगा, बॉडी बहुत गर्मी होगी, बहुत पसीना होगा, और कभी कभी बहुत ठंडी लगने लगेगी। ये ऑल्टरेशन हो रहा था उसकी बॉडी। बहुत तीव्र एसिडिटी था, बहुत बर्निंग होती थी, और मैं कुछ भी नहीं पता कर पाया उस केस में। बस यही मेरा प्रेजेंट प्रेडोमिनेंट टोटलिटी था, जितना भी मैंने उसको पूछा वगैरह वगैरह। तो मैं बहुत बार अपने क्रॉनिक केसेस में, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं पास्ट हिस्ट्री में जाके देखता हूँ कि यार ये शुरुआत कैसे हुई और पास्ट में क्या क्या चीजें हैं।
बेसिकली फंडामेंटल माइज्म मुझे उसमें से पता चल सकता है, डिजीज सप्रेस्ड क्या है वो पता चल सकता है। सो पास्ट हिस्ट्री में 2007 में, 2018 में मेरे पास आई, 2015 से उसको प्रॉब्लम हुई, 2007 में मलेरिया डेंगू हुआ था 6 मंथ्स के डिफरेंस में, और उसका बकायदा उसने ट्रीटमेंट दिया। पेन इन एंकल एंड स्वेलिंग इन द एंकल, एंकल में उसको पेन एंड स्वेलिंग होता रहता है ऑन एंड ऑफ, जॉइंट्स भी पेन करते हैं वो। जब मेरे पास आई थी उसका एज भी अराउंड 50+ था। क्रैम्स आते हैं, बोलती 15 साल से मुझे क्रैम्स आते हैं पैरों में, और ये कभी कब नहीं हुए क्रैम्स में। और यस, ये जो डायग्नोसिस उसने लेके आई उसको मैंने लिखा। मैंने से कहा ये चालू कैसे हुआ, तुम्हारा कंप्लेंट है ना, चालू कैसे हुआ? तो कहती है स्टार्टेड विद वॉमिटिंग, दिस कंप्लेंट रिमेन्ड फॉर 4 to 5 months एंड देन आई गॉट डायग्नोसिस। मतलब उसका खुजली तो चालू ही था, उसके साथ में उसको जो मेन दिक्कत हो रही थी, उसको उल्टियां नहीं रुक रही थी, उसको उल्टियां बार बार हो रही थी, और ये 4-5 महीने तक ये सिलसिला चला। ऑफकोर्स एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह लिए थे। उसको फाइंड आउट करने के लिए वो डायग्नोसिस हुआ कि भाई तुम्हारा पेटोटल प्रॉब्लम है, और हमारे मॉडर्न साइंस के पास एक रामबाण है, कोई भी दिक्कत हो तो स्टेरॉइड दे दो, मैं कॉर्टिसोन सबके लिए एक ही दवाई है, सबको दे दो, सब पेशेंट ठीक हो जाते। अब उसका लाइफ स्पेस देखते हैं, तो मैंने पूछा चलो अभी लाइफ स्पेस देख के उसके नेचर के बारे में पता करें। बट हस्बैंड के साथ बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली करते हैं, ओपिनियनेटेड है, सुनते नहीं है, तो डिफरेंसेस चलता है। मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे इंसल्ट करे, तो मुझे अगर कोई इंसल्ट करता है तो वो मुझे पसंद नहीं। छोटी चीजें मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद करती छोटी चीजें। मेरा 36 ईयर्स का मैरिज है, एक डॉटर है जिसका शादी हो गया है। डॉटर से भी दिक्कत होती है कभी कभी ना, मेरी डॉटर बहुत रूडली बात करती है, वो रूडली बात करती है ना तो मुझे बहुत इंसल्टेड फील होता है, और ये मुझे पसंद नहीं आता। मैंने हस्बैंड के बारे में पूछा कि हस्बैंड से क्या दिक्कत है आपकी, डिफरेंस मतलब क्या होता है? बेटा उनका सब सही है, बट वो जो रूडली बात करते हैं ना वो मुझे इंसल्ट लगते हैं। तो बार बार इंसल्ट, रूडनेस, इसके बारे में बात कर रही थी, इससे मुझे समझा कि लेडी बहुत सेंसिटिव। मैंने कहा आपका रिएक्शन? बोलती मैं साइलेंट हो जाती हूँ, मैं बातचीत नहीं करती हूँ, और क्या कर सकती। मेरे हस्बैंड है ना बहुत रफली बात करते हैं, जैसे हम कोई लेडीज के साथ में ग्रुप में हैं, बहुत रफ तरीके से बात करते हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं अकेले जाके एक रूम में रोती हूँ। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, ये मेरा बहुत बड़ा सेंसिटिविटी है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें उसने की ना, उसने रूडनेस की बात की, इंसल्ट की बात की, थोड़ा सा मान सम्मान की बात की, गुस्सा की बात की, दुख होता है तो अकेले में जाके रोना होता है, तो काफी सारे चीजें उसने बताई। ड्रीम्स में उसका कहना था कि मुझे गोस्ट से बहुत डर लगता है, मेरे को डर इतना लगता है मैं बता नहीं सकती, बहुत डर लगता है। कांट रिमेन अलोन, मैं अकेले रह ही नहीं सकता। समथिंग गोस्ट क्या लगता है, ऐसा लगता है गोस्ट है ना विंडो के बाहर है, और वो ऐसा आएगा मुझे पकड़ लेगा। तो मैं बाबा रे बाबा, मैं अकेले रह नहीं सकती, अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। गोस्ट, अकेले मैं कभी नहीं रही और ना रह सकती रात में। और क्या चीज से सेंसिटिव हूँ? नॉइस, मुझे नॉइस नहीं पसंद। फर्स्ट हैंड में मुझे सिर्फ इतने ही सिम्टम्स मिले, और अब मुझे इन सिम्टम्स में से उसको उसका डायग्नोसिस निकालना था, उसकी टोटलिटी बनानी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 रेपोर्टाइजेशन अलग अलग किए, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ऑफकोर्स ये जो केस मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये केस मैंने पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि उसी टाइम पे मैं रेपर्टराइज भी कर रहा था। तो रेपर्टरी में टोटलिटी में आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे वर्क किया इस केस। पहले मैंने सोचा चलो इसका ना पहले लोकल सिम्टम्स को लेते हैं और देखते हैं लोकल रेमेडी कौन सी आती है, एकदम लोकल सिम्टम्स। तो उसने जो जो बोला उसके इचिंग के बारे में, तो पहला सिम्टम था इचिंग बॉम्ब, जब वो गर्म, बॉडी गर्म होता है, एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो बढ़ जाता है, इचिंग ऑन गेटिंग बॉम्ब हाइड्रोनेट्स। जनरलाइज इचिंग, कैंटिनियन मेथड, जनरलाइज इचिंग रोकने के लिए तब होता है इचिंग, रात को होता है। इचिंग ऑन बिकमिंग बॉम्ब, गेटिंग बॉम्ब एंड बिकमिंग बॉम्ब दो अलग रूब्रिक्स हैं, बट दोनों का मतलब, जैसे एक है गेटिंग बॉम्ब, जब वो गर्म कुछ काम किया, बाहर गई हो गया, या खुद का बॉडी गर्म हो गया, दोनों सिमिलर रूब्रिक्स इसलिए मैंने लिए। सिम्टम्स क्या है इचिंग के साथ, और क्या होता है, जलन होती है स्किन में,
और ये रात को होती है, तो बर्निंग स्किन, बर्निंग नाइट, इनटॉलरेबल। एक रूब्रिक मुझे मिला यहाँ पे था कि एंड में जहाँ पे बर्निंग नाइट इन बेड इज इनटॉलरेबल, तो वो कहती थी जैसे मैं बेड पे जाती हूँ इतना इचिंग होता है, मैं सो ही नहीं पाती, तो इन बेड इनटॉलरेबल। फिर उसने कहा कि मुझे, पहले उसने कहा इरप्शंस नहीं आते, बाद में कहा कि नहीं इरप्शंस आते हैं बट वो अर्टिकेरा टाइप आते हैं और चले जाते हैं, जब अटैक आएगा तो आएगा और चला जाएगा। मैंने अर्टिकेरा लिया, फिर एक रूब्रिक मुझे मिला, उसका मोडालिटी ढूंढते ढूंढते, इचिंग स्क्रैचिंग कंपेल्स इंसेसेंट, इंसेसेंट मतलब है कॉन्टिन्यूस, नो रिलीफ टुवर्ड्स एट, और इसमें एक ही दवाई है डोलोकॉसिस। तो ये लोकल एंड ऑफ कोर्स हर्पेटिक ड्राई, एंड जब इसको रेपर्टराइज मैंने किया तो ये रेपर्टरी शीट आपके सामने खुली, और बहुत ही स्ट्रेंजली डॉलिकॉसिस रेमेडी है जो यहाँ पे आई, और आप जाके डॉलिकॉसिस पढ़ सकते हैं। तो मैं साथ में डॉलिकॉसिस जो भी रेमेडीज उसको पढ़ भी रहा था, बोविस्टा है, मर्क्यूरी है, सल्फर है। डॉलिकॉसिस पे मेरा बहुत ध्यान गया कि मैंने कहा यार ये लोकली बहुत अच्छा काम कर सकती है डॉलिकॉसिस, ठीक। बट हम लोकल सिम्टम्स पे तो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते ना, हमें और भी चीजें उसकी चाहिए होती है। मेंटल सिम्टम्स पे ध्यान दिया, चलो यार मेंटल और जनरल सिम्टम्स को लेते हैं। एंगर, एंगर तो उसका है, बट वो एंगर के बाद करती क्या है, एंगर के बाद जनरली कुछ आके रोती है। तो एक रूब्रिक है कैंट में, वीपिंग एंगर आफ्टर, पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा, तो मेंटल एंड जनरल सिम्टम्स लिए, बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। और एक एक कंपोनेंट था उसका जो मैंने ऑब्जर्व किया था, वो पूरे केस में हंस रही थी ना, कुछ भी पूछो हंसती है हंसती है, तो मैंने ये सिम्टम लिया, लाफिंग व्हेन टॉकिंग, लाफिंग व्हेन स्पीकिंग। फिर फियर कंपोनेंट, आप सब एग्री करेंगे कि जब मेंटल सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं तो लोकल सिम्टम्स को छोड़ के आपने मेंटल और जनरल सिम्टम्स को देना चाहिए। ऑर्गेनॉन में भी हैनमैन कहते हैं कि सिम्टम्स ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन आर मोर क्रूशियल देन द लोकल सिम्टम्स इफ अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल है तो माइंड एंड डिस्पोजिशन के सिम्टम्स आपको लेने चाहिए। मैंने वही करा इसमें। फियर ऑफ नाइट, गुस्से में वो मारती थी, स्ट्राइकिंग ना, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ। लाइट डिजायर फॉर, बहुत ज्यादा लाइट डिजायर, अगर आप लोग साइकिल मेथड से हैं, मैं उसको फॉलो नहीं करता, बट जो मैंने समझा है लाइट डिजायर फॉर कि कब ठीक होगा डॉक्टर, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, ये कंपोनेंट भी उसका था। और उससे ज्यादा मैंने यहाँ पे नॉर्मली लिया, क्योंकि वो कहती है मुझे रात को लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, मैं अंधेरे में रह नहीं सकती, तो मैंने उस हिसाब से लाइट डिजायर फॉर लिया। सेंसिटिव टू नॉइस, ट्रैंक्विलिटी माइंड, शांति चाहिए उसको, ट्रैंक्विलिटी चाहिए, वीपिंग, ये सब जनरल रूब्रिक्स दिए। माइंड बहुत एक्साइटेबल है, एंग्री है। अच्छा, रोने के बाद क्या होता है, रोने के बाद उसका कंप्लेंट बढ़ जाता है, जैसे पल्सिट लगा आराम हो जाता है बाकी से, पर इसका रोने के बाद कंप्लेंट बढ़ जाता है। और एक और मेंटल इमोशंस का सिम्टम था उसका, हेड पेन होता है, जब भी एंजाइटी, एंगर, इमोशन स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके, उसका सर दुखने लगता है, तो हेड पेन, एक्साइटमेंट, इमोशंस आता है। सपनों में एक चीज और वो देखती है, घोस्ट के साथ डर है, मगर उसको डेड पर्सन बहुत दिखते हैं, सीज डेड पर्सन। और जब ये मैंने रेपर्टराइज किया तो यहाँ पे बेलेडोना बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, और ये पूरा कंटेन एंड प्रिस्क्रिप्शन है, सॉरी रेपर्टराइजेशन। नेटरम्यूर भी दिख रहा है उसके अंदर। तो मैं सारी रेमेडीज के बारे में सोच रहा हूँ, फॉस्फोरिक एसिड है, लेकासिस है, नक्स है, आर्सेनिक है। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बेलेडोना के ऊपर ज्यादा चला गया। मैंने और जनरल सिम्टम्स लिए, सिम्टम्स। मैंने कहा चलो स्किन के और सिम्टम्स लेते हैं अलग शीट में। स्किन कैसा रहता है उसका, रेड, डिस्कलरेशन रेड। हेड पेन, इमोशंस आपका जो उसमें लिया था वो इसमें डाल दिया मैंने। स्किन डिस्कलरेशन, रेड स्पॉट्स, लाल लाल होते हैं, चित्ते चित्ते पड़ जाते हैं, रेड स्पॉट्स। स्किन ड्राई, बर्निंग, इरप्शन, हर्पेटिक, हर्पेटिक, बर्निंग, बर्निंग। आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इरप्शन, रैश, रेड, फियरी रेड। तो वो जो जो क्वालिटी बता रही थी ना, बर्निंग होता है, लाल हो जाता है, इचिंग होता है, हर्पेटिक होता है, इंडिकेशन, वो सारी चीजें मैंने एक फॉर्मेट में डाल के, और जब यहाँ भी मैंने देखा तो आपको सल्फर तो आना ही है, एंटीसोरी है, वापस से बेलेडोना आ गया। और मेरा ध्यान बेलेडोना के ऊपर चला गया, क्योंकि एंगर, वीपिंग आफ्टर, लाफिंग व्हाइल टॉकिंग, और सोलनेशिया का फीचर है,
डर, घोस्ट, नाइट, माइंड, मैंने कहा ना माइंड एंड डिस्पोजिशन के सिम्टम्स अगर बहुत अच्छे हों तो आपने उसके ऊपर ध्यान जाके देना चाहिए। और यहाँ पे मेरे एनालिसिस में मैंने बेलेडोना उसको स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो इसको हम बेलेडोना से स्टार्ट करते हैं। तो बेलेडोना 30-200 1 ml, आज 30, कल 200 फिर 1 ml। एक हफ्ते के बाद मैंने LM पे उसको स्विच किया, LM पे 15 दिन के बाद। अच्छा 15 दिन के बाद हुआ क्या, ये 15 दिन मेरे ना, मैं आपको सच बताऊं, ये 15 दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी के थे, क्योंकि वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे फोन करती। सुबह 9 बजे मेरा क्लिनिक स्टार्ट होता है, 9 बजे स्टार्ट करता है, उसका फोन, पहला फोन उसका आता है, क्योंकि उसे आराम ही नहीं मिलता। तो मेरा ये प्रिस्क्रिप्शन फेल हो गया। इंटेंसिटी 15 दिन के बाद मैंने उसको ऑफकोर्स बीच में रिपीट भी किया होगा, दवा कुछ ऐसा इतना नहीं होगा। वापस से मैंने फॉलोअप में उसको बुलाया और फिर बातें की। इंटेंसिटी, अब क्या सिम्टम होते हैं, जब गर्म होता है मुझे रीचिंग होती है, ह्यूमिड वेदर होता है तो एग्रीवेट होता है, बहुत बेचैनी होती है रात भर, टॉसिंग, कहते मैं टॉसिंग करती हूँ बेड पे नहीं, पूरे मतलब घर में खुजली होती रहती, रात होता है खुजली होती है, बहुत खुजली करती हूँ, फिर चलती हूँ फिरती हूँ भागती हूँ दौड़ती हूँ, एक जगह बैठ नहीं सकती, बहुत फिजिकल रेस्टलेसनेस है, मेंटल रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होता है, रात को बहुत डर लगता है, फियर अलोन इन नाइट, आई वॉन्ट एटलीस्ट समबडी टू बी देयर, मेरे को चाहिए कोई मेरे पास रहे, कोई मेरे बाजू में रहे। और वो बार बार मुझे एक चीज पूछती थी, डॉक्टर आपको क्या लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर आपको क्या लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। और फिर मैंने सोचा चलो यार इसको वापस से हमें रिवैल्यूएट करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि अगर मेडिसिन राइट होती तो कुछ तो रिजल्ट होता ना उसके अंदर। सो आपके साथ भी ऐसा होता होगा राइट, कुछ केसेस में जहाँ पे फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन आपका फेल हो जाता है। यहाँ से इस केस से मैंने बहुत कुछ सीखा, और वही चीज मेरा आज का पर्पस है कि मैं आपको वो चीज शेयर कर सकूं। देखिए आप ध्यान रखो, जब आप केस 2 बार 3 बार 4 बार रीटेक लेते हो, रेमेडी रॉन्ग हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग नहीं हो सकती। आप इस चीज को लिख लो, अगर कोई सीरियसली मेरे लेक्चर को सुन रहा है, आप लिख लो, आपकी रेमेडी रॉन्ग हो सकती है, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट रॉन्ग नहीं हो सकती, क्योंकि पेशेंट तो वही है, वही सिम्टम्स बार बार बोल रहा है, एनालिसिस में गड़बड़ी हो सकती है। और जब आप एक ही पेशेंट को बार बार 2 या 3 4 बार रिटेक करोगे, छोड़ोगे नहीं, तो कहते हैं ना, वो जो बहुत सारे सिम्टम्स है, बार बार जब उसी चीज किसी चीज को आप मंथन करोगे, तो ऊपर है ना 5 से 10 सिम्टम ही बच जाएंगे जो बार बार पेशेंट बोलता रहेगा, और वही इंपॉर्टेंट सिम्टम। इसलिए कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस में जहाँ पे इतनी दवाइयां दी गई हैं, हाइड्रोजेनिक डिजीज पैदा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स डिजीज, तो कई बार होता होगा बहुत सारी रेमेडीज लगती है, बट अगर आप रिटेक बराबर करो, इवेलुएट हर बार बराबर करो, तीसरे या चौथे टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिपीटेटिव फिनोमिना है और किस पे आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे रिवेलुएट किया मैंने, पहला रूब्रिक मैंने डाला उसको सस्पिशियस। क्यों, वो मुझे बार बार पूछती थी आपको लगता है ठीक हो जाएगा, सच्ची ठीक होएगा, मैं तो बहुत जगह दिखाई, आपको लगता है ठीक होएगा। तो ये इंटरप्रिटेशन है, मैंने इंटरप्रेट किया कि यार बड़ी सस्पिशियस है ये ना, भरोसा नहीं कर रही मेरे। अच्छा, उसके बाद सस्पिशियस तो ठीक है, बट एक बात और थी कि उसको एंजाइटी बहुत थी, जो वो मुझे बार बार पूछती थी ना कि क्या लगता है आपको डॉक्टर ठीक होएगा कि नहीं, तो मैं उसको पूछता था कि आप इतना क्यों परेशान हो, इचिंग ही तो हो रही है, बोलते नहीं इचिंग है, अब ये बढ़ जाएगा तो कुछ और हो जाएगा तो मैं ठीक होंगी कि नहीं, पूरी जिंदगी ऐसे चलेगा तो, इतना मैं दवाई खा रही हूँ, तो हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी, और इसीलिए वो बार बार है ना मुझसे क्लिंग हो जाती थी, मतलब आराम नहीं भी हो तो भी बार बार, मतलब आप समझो हर दूसरे तीसरे दिन वो कॉल करते रहते थे। फिर और मैं डीप में गया उसके, और मुझे उसके सपनों में मालूम पड़ा, ड्रीम्स सेक्शन में, कि उसके बहुत सारे ना जैसे उसने बात किया गोस्ट का, उसने कहा कि मुझे ना थीव्स दिखते हैं, मुझे चोर दिखते हैं, चोर। फियर, ड्रीम्स, डिल्यूजन, ये एक ही चीज है, मैं इसको एक ही लेता हूँ। उसने ड्रीम्स बताया कि मुझे कई बार है ना सपनों में दिखता है कि चोर आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं। मैंने आ गया डिल्यूजन, सीज थीव्स इन नाइट। ने कहा क्या डर है आपको थीव्स,
तो मुझे बहुत डर है, रॉबर्स का बहुत डर है। तो रॉबर्स आएंगे मुझे, पहले से, आज से नहीं, पहले से रॉबर्स का बहुत डर है, फियर ऑफ रॉबर्स। और एक रूब्रिक है माइंड में, एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है उलझन, परेशानी। आदमी झुंझला जाता है ना जब किसी काम से, परेशान हो जाता है। तो ये पेशेंट परेशान हो गई थी ना, इचिंग इचिंग कर करके और ये सारी चीजों से, इसलिए एंग्विश करके एक रूब्रिक थी। और रात को क्या होता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इचिंग के साथ ऑफ कोर्स नाइट एग्रीवेशन है, बट वो करती क्या, उसका रिएक्शन क्या है? वो रात भर कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर घूम रही है, परेशान है। वो खुजली में, इचिंग में इतना एंग्विश, इतना परेशानी। सो एंग्विश ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर कैरी डिजायर टू बी फास्ट। क्यों डॉक्टर साहब, क्या लगता है कब ठीक होगा, जल्दी होगा कि नहीं होगा? मतलब बहुत ज्यादा कैरी डिजायर टू बी फास्ट। और ये बार बार जो उसने पहले केस में कहा था कि कंपनी चाहिए उससे, आप अकेले रह नहीं सकते। डिजायर टू बी अलोन एग्रीवेट्स, कंपनी डिजायर। एंड लास्ट, मतलब पहले केस में, फर्स्ट कंसल्टेशन में जो उसने गोस्ट की बात की, मैंने वहां पे यहाँ पे वो भी लिया, डिल्यूजन इमेजेस सीज फैंटम्स गोस्ट, स्पेक्टर्स एंड स्पिरिट्स, ये दोनों सिमिलर है, तो मैंने दोनों रूब्रिक्स। डिल्यूजन थीव्स, थीव्स का जितना रूब्रिक था वो सब ले लिया मैंने। एक्चुअली आप देखेंगे पहले मैंने लिया था डिल्यूजन थीव्स सीज इन नाइट, उसमें एक ही रेमेडी है। सो वो रूब्रिक जिसमें एक ही रेमेडी होती है सब रूब्रिक में, वो बहुत रिस्की रूब्रिक होता है, क्योंकि एक ही दवाई होती है, हमारा दिमाग उसमें टक जाता है। तो कई बार, इसलिए आप जब बीबीसीआर पढ़ेंगे या इवन कैंट भी पढ़ेंगे लेसर राइटिंग्स, उसमें वो कहते हैं कि जनरलाइज करो, जनरलाइज करो। तो इसलिए मैंने दोनों रूब्रिक्स लिए, थीव्स इन हाउस जिसमें 7 रेमेडी है, और आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, फिर एक और थीव्स का रूब्रिक है, थीव्स इन हाउस दैट हाउस एंड स्पेस इज अंडर फ्लू। तो जितने कैंट में थीव्स के रूब्रिक्स थे वो सारे मैंने लेके कंबाइन। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिर्फ माइंड एंड डिस्पोजिशन के ऊपर काम किया। क्यों? क्योंकि लोकल लेवल पे इतना खास कोई मोडालिटी था नहीं, और माइंड के सिम्टम बहुत ज्यादा थे। सेकेंड टाइम जब मैंने रेपेटाइज किया तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट था। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन ज्यादा नहीं था मेरा, वो सस्पिशियस जो रूब्रिक है वो मेरा एक इंटरप्रेटेटिव रूब्रिक था। बाकी सारे के सारे जैसे थे वैसे मेरे गोस्ट। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसी दवा चाहिए जिसमें गोस्ट का फियर हो, जिसमें थीव्स का फियर हो, जिसमें बहुत एंजाइटी हो हेल्थ के रिगार्डिंग, जिसमें कैरी डिजायर टू बी फास्ट हो, एंग्विश हो, रेस्टलेसनेस हो, नाइट एग्रीवेशन 12 बजे के बाद उसको हो, तकलीफ बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। तो ऐसी कौन सी दवाई है? आप लोग अगर चाहें तो टाइप कर सकते हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया है काफी। एंड आर्सेनिक केम, ब्यूटीफुल आर्सेनिक केम। और फिर मुझे याद आया कि फर्स्ट के कंसल्टेशन में उसने कहा था मुझे इचिंग होती है, मुझे जलन होती है, और जलन मेरा बेटर होता है गर्म से। वार्म, बर्निंग बेटर बाय वार्म इज अ कार्डिनल सिम्टम ऑफ आर्सेनिक। तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पे मैं श्योर शॉट हो गया था, मतलब मुझे बेलेडोना जो दिया वो मुझे बड़ा सुपरफिशियल लगा, बट यहाँ पे मेरा थॉट का क्लैरिटी बहुत अच्छा है। बट मुझे एक ही बात थोड़ा सा परेशान कर रही थी, कि जैसे कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में अगर आप देखिए मैंने बेलेडोना क्यों दिया, बेलेडोना मैंने दिया फियर की वजह से, जो गोस्ट का फियर था, नाइट का फियर था, वो जो पैनिक था। आर्सेनिक हमको पता है रूब्रिक्स में है, गोस्ट के रूब्रिक में है वगैरह वगैरह, बट आर्सेनिक अगर आप पढ़ेंगे तो आर्सेनिक में गोस्ट, डार्क, इससे कुछ लेना देना नहीं है उसका ज्यादा। आर्सेनिक में एंजाइटी ज्यादा होती है, रॉबर्स का डर होता है, वो आके चोरी कर लेंगे, नुकसान पहुंचा देंगे, हेल्थ का इश्यू होता है, रेस्टलेसनेस होता है, नाइट एग्रीवेट्स होता है। बट फियर, फ्राइड, घोस्ट, डार्क, ये कंपोनेंट आर्सेनिक में फिट नहीं हो रहा। हालांकि मुझे ये चीज का अनुभव था, बट मैं और कुछ कर नहीं पा रहा था इस वक्त, मुझे और कोई दवाई समझ में नहीं आ रही थी, और ये मुझे बहुत क्लोजेस्ट लगी, तो मैंने उसको आर्सेनिक दे दी। आर्सेनिक 1 ml, टीडीएस फॉर 3 days वाटर डाइल्यूशन में। उसके बाद कैनिम दिया मैंने, टीडीएस फॉर 3 days वाटर डाइल्यूशन। 15 दिन के बाद फिर फॉलो। क्या लगता है आपको क्या हुआ रहेगा?
बताइए क्या लगता है, पेशेंट ठीक हुआ नहीं हुआ, पार्शियली ठीक हुआ, क्या लगता है? लास्ट 1 मंथ ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे कॉल, वही सिलसिला फिर शुरू हुआ। तो मुझे वापस से उसके कॉल्स हर रोज आने लगे, ऑल्टरनेट डेज आने लगे, मतलब पेशेंट बेटर नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया 9 बजे सुबह, अर्ली मॉर्निंग पहला कॉल उसमें सीवियर रीचिंग, समटाइम्स बेटर। अच्छा, कई बार वो कहती थी थोड़ा बेटर भी है, पर कई बार कहती थी आराम नहीं है, बहुत बार आराम नहीं होता। पूरी रात वो बैठ के खुजली करती रहती थी, स्क्रैचिंग करती अपने कंघी से, कोई हार्ड सरफेस से, बैक में, छाती में, आगे पीछे, पूरी रात। मैंने आर्सेनिक कई बार रिपीट किया वाटर डाइल्यूशन में, कोई रिलीफ नहीं आया। अब क्या करें? एंड मैं लिटरली एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि मैंने पूरा एफर्ट लगा के, जितना मेरी क्षमता थी, फर्स्ट कंसल्टेशन में, सेकंड में करीब 1.5 घंटा उस पर बैठा, फिर इस पे बैठा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पेशेंट को समझ तो सही रहा हूँ, मैं रूब्रिक्स भी सही ले रहा हूँ, मैं उसके कार्डियल सिम्टम्स ले रहा हूँ, माइंड एंड डिस्पोजिशन के सिम्टम्स ले रहा हूँ, तो मेरे से गलती हो कहाँ रही, मैं रेमेडी कैसे चूक रहा हूँ? और आर्सेनिक देने के बाद मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि आर्सेनिक के बहुत सारे कॉम्पोनेंट मैच हो रहे थे। और यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने, आपको याद है फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, फर्स्ट शीट जो मैंने आपको दिखाई थी, लोकल डॉलिकॉसिस, उसका एक कार्डिनल एक सिम्टम है ना डॉलिकॉसिस, इरप्शन होल नाइट इनटॉलरेबल इन बेड। फिर मटर मेडिका सही पड़ा, मुझे लगा डॉलिकॉसिस देखे देखते थोड़ा शायद लोकल सिम्टम्स में इचिंग उसकी बेटर। विद इन 1 वीक, एक हफ्ते में उसका एक्यूट आया, डॉलिकॉसिस देने के बाद, और कंडीशन खराब हो गई, बोलती है मैं एकदम बेटर नहीं हूँ। इसलिए मेरे को बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, अब मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, उतनी खुजली होती है। फिर मैंने एफएसआर में थायरोडिनम दे दिया। क्यों दिया थायरोइडिनम मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि मैं शायद उस वक्त थायरोइडिनम पढ़ रहा था। ऐसा होता है ना, कई बार लगता है शायद थायराइड होगा, ड्राइनेस, एक्जिमा, हार्मोन इशू। मैं भी थोड़ा एलोपैथिक माइंडसेट से ना वो सोचने लगा कि थायराइड पे कुछ इशू है क्या। ये इंपेरिकल प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, कई बार आपको नहीं समझ में आता तो आप चांस लेते हो, कुछ नहीं। तो ये मेरा कंडीशन था, मैं क्या करूँ? क्या मैं पेशेंट को रेफर कर दूँ? कहाँ रेफर करूँ? एलोपैथी से तो रेफर होके आई है, किसी सीनियर को रेफर कर दूँ, किसी और के पास जाऊँ, क्या करूँ? और साथ में मेरे पास एक और चीज, मेरे मुझे जो परेशान किए जा रहे थे कि मुझे पूरा पता था कि मेरा केस टेकिंग बराबर है, मैं सिम्टम्स बराबर ले रहा हूँ। क्योंकि आपको कैसे पता कि आप गलत कर रहे हैं? आपको तभी जब आप बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन करते हैं ना किसी चीज का, इंटरप्रेटेटिव जब हो जाते हैं, थीमेटिक्स लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो फिर गड़बड़ हो सकता है। मगर अगर आप प्रॉपर जनरल सिम्टम कैंट को फॉलो कर रहे हैं, बीबीसीआर को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर जनरल माइंड डिस्पोजिशन के एग्जैक्ट सिम्टम्स को ले रहे हैं, तो गड़बड़ कैसे हो सकती है? ये मेरा सवाल था। मुझे यहाँ लगने लगा क्या इसके पास होम्योपैथी का इलाज नहीं है। मुझे समझ में आया कि आपको, मुझे विजयकर सर की एक बात याद आ गई कि होम्योपैथी कभी फेल नहीं हो सकती, होम्योपैथ फेल हो, होम्योपैथी नहीं फेल हो सकती। मैंने फिर अपने आप को उठाया और मैंने कहा चलो इसको वापस से रिवैल्यूएट कर, वापस। और यही चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऐसे कुछ केसेस होंगे जहाँ शायद 2 प्रिस्क्रिप्शन, थर्ड प्रिस्क्रिप्शन के बाद पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, और हम कई बार गिव अप कर देते हैं। होम्योपैथ शुड नेवर गिव अप। इनफैक्ट हमें किसी ने कभी जिंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए। और अगर आपने उस पेशेंट के साथ 2 3 4 बार बात की है, तो आपसे अच्छा कोई वो पेशेंट को समझ, वापस से अपने इमोशंस को ठीक करके मैंने रीवैल्यूएशन चालू किया उसका। क्या हुआ है उसके साथ, मैंने पूछा क्या हुआ है उसके साथ। सप्रेशन हुआ है, मैंने एक रूब्रिक लिया, एग्रेवेशन सप्रेशन। स्किन कैसा है, ड्राई, वापस से रेपर्टाइज किया, नया रेपर्टेशन। इचिंग, स्क्रैचेस, चेंजिंग प्लेसेस, मतलब कभी यहाँ कुछ ले, कभी यहाँ कुछ ले, कभी यहाँ कुछ ले।
बाकी मैंने सोचा थोड़ा मैं हट के देखता हूँ और ऑर्गन्स पे क्या इसके एक्शन है, तो उसका उसका हेयर फॉल बहुत हो रहा था उसका, हेयर उसका बहुत रफ था उसका। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता इसमें आपको, बट एक्चुअली मेजेरियम अगर आपने देखा होगा, मेजेरियम के केसेस उसके जो एकदम रफ हेयर होते हैं, गोल 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 गोल, वैसे उसके हेयर। टीचिंग ओल्ड पीपल मेजेरियम, मेजेरियम दिया मैंने, लोकल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेजेरियम में लोकल दे रहा हूँ, ये राइट रेमेडी नहीं है, बट उस वक्त मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, मैं इसका कैसे एंटी हिस्टामिनिक बंद करा। कुछ भी नहीं, मेरे मेरे जितना ट्रायल्स था सब फेल हो गया। मैं जितना दिमाग लगा सकता था सब लगाया मैंने, बट फेल हो गया। सिचुएशन वर्स्ट हो रही थी। अब मेरे पास सवाल है कि मैं करूँ क्या, मैं कैसे एनालाइज करूँ। पर दोस्तों, मैं आपके साथ ये केस मैं जानबूझ के शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि शायद ऐसे केसेस मेरे पास नहीं, सबके पास होंगे, जहाँ पे आप फंसे होंगे, अटके होंगे। बट अगर आप उस पर शिद्दत से लगे रहोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएगी जो शायद आप कहीं भी नहीं सीख सकते, कोई सेमिनार में नहीं, कोई वेबिनार में नहीं सीख सकते। पेशेंस इज द बेस्ट टीचर। क्या करना चाहिए हमें, पास को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करो, आप गिरोगे फिर उठो, फिर गिरोगे फिर उठो, फिर उठो फिर गिरोगे, चलता रहेगा, है ना? और आप साथ में अध्ययन करते रहो, और रेमेडीज और रेमेडीज और रूब्रिक्स और रेमेडीज, यही प्रोसेस है, हीलिंग का यही प्रोसेस है, और कोई प्रोसेस नहीं। नो एफर्ट्स गोज इन वेन, ये मैंने लिखा अपने नोट्स में, कि कोई भी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती। अगर इतनी मेहनत करके सिम्टम्स लिए हैं तो खराब नहीं जाएगी। रेमेडी गलत हो रही है मगर अंडरस्टैंडिंग सही है। मैंने रीएनालाइज किया वापस से, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने आप से पूछा कि कारण क्या है। मैं अभी तक कारण नहीं समझ पाया, इसका बीमारी चालू क्यों हुआ, कैसे चालू हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके रिपोर्ट्स मंगाए सारे, और मैंने बोला कि मुझे एक दो दिन दो, मैं रिपोर्ट्स पूरी स्टडी करूंगा। मतलब जितने ब्लड रिपोर्ट्स, आपको पिट्यूटरी का तो केस था ही नहीं, क्योंकि वो इतनी बार एडमिट हुई, उसके कितने सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन। मैं हर एंगल से सोच रहा था कि मैं कहाँ से मुझे एक एक क्लू मिल जाए। और जब मैं उसके रिपोर्ट्स रीड कर रहा था, सारे ब्लड टेस्ट, एडमिशन पेपर्स वगैरह वगैरह वगैरह, मुझे ये चीज स्ट्राइक हो गई कि उसके केस में उसका जो पोटेशियम है ना, वो बार बार लो था। बहुत सारे रिपोर्ट्स में उसका पोटेशियम लो हो जाता, लो हो जाता था, लो हो जाता था, लो हो जाता था, बाकी सब ठीक रहता था। तो वैसे मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसा क्यों हो रहा था। हालांकि इतना लो नहीं हो रहा था कि डैमेज हो जाए, बट एवरेज से काफी लो था। और वहां से मुझे क्लिक हुआ कि यार ये लो क्यों हो रहा है। ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि इसके कॉन्टिन्यूसली पीरियोडिकली इसके रिपोर्ट्स में पोटेशियम लो, पोटेशियम लो, पोटेशियम। और वहां से मुझे क्लिक हुआ कि कोई तो कॉज, बिना कारण कुछ नहीं होता। इस कॉज का रीजन फाइंड आउट किया मैंने। उसका मेन कॉज लो पोटेशियम का था। वो एक्चुअली टैबलेट ले रही थी, टेल्मिकाइन। टेल्मिकाइन ब्लड प्रेशर की टैबलेट है, और ये जो टैबलेट है लॉन्ग टर्म तक अगर आप लेते हैं तो ऐसा लिखा है कि वो पोटेशियम लो कर देती है। और वो ये टैबलेट पे बहुत सालों से थी, इसीलिए उसका पोटेशियम लो है। ये तो हो गई टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग। मगर पोटेशियम ही लो क्यों होना चाहिए, क्योंकि टेल्मिकाइन खाने से बहुत कुछ हो सकता है, पर उसकी बॉडी में पोटेशियम ही लो क्यों हुआ। और यहाँ से मुझे एक छोटा सा हिंट मिला, लो पोटेशियम, टू मच एंशियस। तो मैंने उसके जो कार्डिनल पॉइंट्स लिखना चालू किया वापस नए पेपर। पेशेंट का लो पोटेशियम हो रहा है, डिस्पोजिशन में क्या है, बहुत एंशियस है, बहुत एंशियस, टू मच एंशियस फॉर हेल्थ, फियर ऑफ डार्क, अलोन, घोस्ट, रॉबर्स, कैरी डिजायर टू बी फास्ट। यस, बिकॉज मैं महसूस कर रहा था ना कितना कैरी डिजायर टू बी फास्ट। इतना फोन बार बार पूछना, मैं ठीक हो जाऊंगी ना, कुछ दे दो डॉक्टर, कुछ अभी के लिए दे दो, कुछ अभी के लिए दे दो। अरे बाबा ठहरो। और चौथी चीज जो मुझे समझ में आई बाद में पोटेशियम से, कि यार ये बहुत क्लिंगी पेशेंट है। क्लिंगी होते हैं ना, चिपक जाते हैं। आपको कॉल करेंगे, डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। आपको ऐसा लगे यार किसी और के पास चले जाए, मगर आपको छोड़ेगी भी नहीं।
फिर आपको कॉल करेगी, फिर आपको कॉल करेगी। बोले बड़ी क्लिंगी है, जिसको भी पकड़ती क्लिंग हो जाती है, डिपेंड हो जाती है। तो यहाँ मुझे लगा कि यस, डेफिनेटली आर्सेनिक तो है, आर्सेनिक का कंपोनेंट है, बट आर्सेनिक के साथ और क्या? तो फियर ऑफ डार्क अलोन गोस्ट और क्लिंगीनेस, ये आर्सेनिक में नहीं इतना ज्यादा। तो आर्सेनिक के साथ कुछ और है, और यहाँ पे फिर मुझे समझ में आया, यस, काली आर्स, पोटेशियम लो, वो मेरे लिए एक इंडिकेशन था। और फिर सब कुछ घूमने लगा मेरे सामने। काली आर्स, आर्सेनिक के सारे कंपोनेंट्स, बट आर्सेनिक के साथ काली का भी फीचर्स है, डार्क, अलोन, गोस्ट, क्लिंगीनेस। और मैं आपको अब एक चीज दिखाता हूँ। फिर मैंने क्या किया, कैंट, तो कभी कभी लगता है कैंट की ना पूजा करनी चाहिए हम सबको, कैंट ने जो दिया है। अब हम कैंट पढ़ते हैं थोड़ा सा, कैंट पे मुझे क्या, और ये चीज मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, बट क्या होता है ना, प्रैक्टिस में आप रहते हो तो शायद इतना पढ़ाई नहीं करते हो फिर आप। लेट मी ओपन यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको पढ़। ठीक है, पहला सेंटेंस का ऑफकोर्स आप सबने पढ़ा है, बट मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपको, और मैं छोटा सा ही पढ़ाई करूंगा, मतलब पढ़ेंगे बाद में, आप पढ़ सकते हो। काली का पेशेंट इज हार्ड पेशेंट टू स्टडी। तो पहला सेंटेंस जो कैट लिख रहा है, कहता है ये पेशेंट बहुत हार्ड है, तालिकार इतना आसानी से प्रैक्टिस में नहीं समझ में आएगा, वो हमेशा दूसरे रेमेडीज लगेगी। इट इज हार्ड पेशेंट टू स्टडी, द रेमेडी इटसेल्फ इज हार्ड वन टू स्टडी। मतलब आप दवाई भी पढ़ने जाओगे तो दवाई भी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो कोई और दवाई लगेगी हमेशा। द पेशेंट इज whimsical, यहाँ से पढ़, patient is whimsical, irascible, irritable to the very highest degree, quarrels with his family and it is bread and butter। मतलब पेशेंट इरिटेबल है, चिड़चिड़ा है, एंग्विश है, गुस्सा है, हाई डिग्री। वो फाइट करती है ब्रेड एंड बटर फैमिली से, मतलब जो भी उसके साथ है, उसके हस्बैंड के साथ डोमेस्टिक के लिए ना, शी विल फाइट। नेवर वांट्स, ही नेवर वांट्स टू बी अलोन। अब ये चीज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये था, ही और शी नेवर वांट्स टू बी अलोन, वो अकेला नहीं रहना चाहती। फुल ऑफ फियर एंड इमेजिनेशन व्हेन अलोन। अकेले रहने से क्या होता है, उसको बहुत इमेजिनेशन होता है, बहुत फियर्स आते हैं। क्या फियर आते हैं? फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ गोस्ट। और मैं यही चीज आपको कह रहा था कि मैं, मुझे यही चीज आर्सेनिक में नहीं मिल रही थी, ये आर्सेनिक का कंपोनेंट नहीं है। इफ कंपेल्ड टू रिमेन इन हाउस अलोन, अगर उसको जबरदस्ती बोला कि भाई तुम रहो, आज आज घर पे कोई नहीं, तुम रहो, इज वेकफुल स्लीपलेस, वो सो ही नहीं सकती। सोचो किस तरह का डर है। हम सोलनेसिए, पेलेडोना, एकोनाइट सोचते हैं, भूत प्रेत का डर स्ट्रेमोनियम सोचते हैं। काली कार में जो गोस्ट का डर है, जो अलोन का डर है, वो इतना है कि अगर उसको अकेले छोड़ दिया ना, भाई साहब वो पूरी रात सोएगी नहीं, वो चुपचाप खुला आग करके बैठे रहेगी। और अगर नींद आ गई, फुल ऑफ हॉरिबल ड्रीम्स, इसलिए उसको डेड डेड पीपल की ड्रीम्स आते हैं, गोस्ट के ड्रीम्स आते हैं। इज नेवर एट पीस, इज फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड फीवर। मतलब रिलैक्स होके नहीं बैठ सकते वो, हमेशा वो एंग्विश में रहेगी। फियर और इमेजिनेशन हमेशा, इसलिए कभी थीव्स का डर लगता है, कभी गोस्ट का डर लगता है, कभी अकेले का डर लगता है, कभी मरे हुए आदमी दिखते हैं। डर, पूरा डर बना है। व्हाट इफ हाउस विल बर्न, उसको लगता है अरे बाप रे, एंजाइटी, क्या होगा अगर ये यहाँ पे कहीं कहीं मेरा
गैस तो नहीं फट जाएगा, कहीं मेरा घर तो नहीं जल जाएगा। देखिए पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, सोच के देखिए किसी पेशेंट के अगर दिमाग में ये सब चल रहा है, वो पागल नहीं हो जाएगी। ये स्टेट है कालिका की। क्या मैं ये करूं, क्या मैं ये करूं, ये करूं तो ये हो जाएगा, ये करूं तो वो हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स। फिर वो कहती है ही इज वेरी सेंसिटिव टू एवरीथिंग। आपको याद होगा उसने कहा था मुझे हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों से दिक्कत, सेंसिटिव टू एवरी एटमॉस्फेरिक चेंजेस, ही कैन नेवर गेट रूम एट राइट टेम्परेचर। मतलब जैसे पेशेंट है, उसका कहने का मतलब है कि पेशेंट बोले कि बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, एसी चालू करें। तो जैसे जैसे ठंडा होगा, अरे बहुत ठंडी लग रही है, बहुत, एसी बंद करेगी। हम जनरली एसी चालू करते हैं या हम एक नॉर्मल क्लाइमेट में फैन चालू करते हैं, तो हमको लगता है चलो ये ठीक है, तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होता है ना, उससे वो बहुत तकलीफ है। और इस हिसाब से ये केस आगे बढ़ा, और ऑफकोर्स फिर आप आगे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। Let me share this slide. मेरा जो पहला थर्ड प्रिस्क्रिप्शन था, राइट प्रिस्क्रिप्शन, वो काली आर्स। मेरी कलीग है डॉक्टर ऋषि, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने ऋषि के साथ, मेरे कलीग हैं, हम कई बार अपने केसेस डिस्कस करते हैं। सो एक केस मैंने ऋषि के साथ भी शेयर किया। मैंने कहा ऐसा ऐसा है, क्योंकि मैं इस समय कोई भी, क्या बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ऐसी हालत थी मेरी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, मैं कुछ और, मैं सोच ही रहा था कुछ बायोकेमिक्स ऐड कर सकते हैं साथ में लोकली, या कुछ ऑर्गेनोपैथिक ड्रग ऐड कर सकते हैं, ये मेरा थॉट प्रोसेस था। सो ऋषि के पास मैं गया और मैंने ऋषि को पूरा केस वापस समझाया और कहा यार मैं अभी बहुत श्योर हूँ कि काली आर्स है, और मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, मैं कुछ और भी देना चाहता हूँ। सो ऋषि ने मुझे शेयर किया कि पोटेशियम कम है मनीष, तो काली म्यूर के बारे में भी सोच, लोकली बायोकेमिक। और फिर उसने बताया, मतलब ये ऋषि का ही अंडरस्टैंडिंग था, एंड आई रियली थैंक्स टू हिम। मैं जब भी ये केस दिखाता हूँ, मैं ऋषि का हमेशा नाम लेता हूँ। तो एज अ सप्लीमेंट उसने कहा, ये निकाल के उसने दिया, पोटेशियम क्लोराइड इज प्रिस्क्रिप्शन यूज्ड to replace potassium in people with low levels of potassium। तो जहाँ पे पोटेशियम कम होता है, या किसी का पोटेशियम कम हो रहा होता है, बायोकेमिकली काली म्यूर आप दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा उसको देने से पोटेशियम बढ़ जाएगा, बट मैं, ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे हम फेरमफॉस देते हैं, किसी का एचबी कम है, कैलकेराफॉस देते हैं, कालीफॉस देते हैं, तो काली म्यूर एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन है जहाँ पे आप सोच सकते हैं एज अ सप्लीमेंट टू सपोर्ट ऑर्गेनोपैथिकली आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऋषि की चॉइस को समझा, और तो उसको जो प्रिस्क्रिप्शन मैंने दिया था वो ये था, काली आर्स स्टार्ट किया मैंने 30, 200, 1 एंड काली म्यूर। ओके, एंड उसके बाद ड्रास्टिक रिजल्ट। मैं वीडियो, लेट मी ट्राई, मैंने मास्क नहीं किया इसलिए मैं वीडियो आपको नहीं दिखा रहा हूँ। न्यू केस का भी वीडियो है मेरे पास, फॉलोअप का भी है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा सा वीडियो में ऑडियो आपको सुना सकूँ। फॉलोअप काली आर्स देने के बाद मैजिक हो गया, उसका पूरा इचिंग कंप्लेंट, बर्निंग, रेस्टलेसनेस, एंग्विश, वो सारा कुछ चला गया। राइट, लेट मी ट्राई, फिर मैं एक दिखा सकता हूँ। फंक्शनल्स के लिए दिखाऊंगा ताकि उनका फेस मॉर्फ रहे। Okay? तो ये उनके हस्बैंड, जैसे उन्होंने एंट्री किया, उन्होंने मुझे शेक हैंड करके बोला मिशन अनकम्प्लिश डॉक्टर साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, पेशेंट ठीक हो गया। आइए, कांग्रेचुलेशन, हो गया काम। परेशान हो गए भाई, ये गोली अभी कंटिन्यू। नींद का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बिजली का प्रॉब्लम हो गया। ट्रेन में घुसने मिल गया, एक मन में डर बैठे, वो छोड़ो, और दोबारा चालू हो गया। ये मैं
पता चलता है, क्योंकि गर्मी मेरे तो बहुत- चल के भी आई हूँ अच्छा स्टेशन से यहाँ, तो यहाँ पे और ये जो टाच है अच्छा ठीक है। पहले मेरे को खुजली का बताइए। हाँ। पहले कितना खुजली होता था आपको? बहुत, अभी होता है थोड़ा थोड़ा वैसे, लेकिन जब मैं खुजली करती हूँ ना तो जलन जैसी खुजली होती है, वो ऐसे नॉर्मल नहीं। कितना % कम है? बहुत 75। 70 नहीं, मैं तो 80 बोलूँगा। चलो ठीक है, मैं थोड़ा 70 तो पकड़ना ही चाहिए। 70% जैसे। 75 ठीक है। नींद वगैरह कैसी है? अच्छी है। जब उससे भी ज़्यादा भी नहीं बनते, हाँ। घर का काम नहीं पाहिजे ना, असं काय रोज रात्री सोने आज नहीं। मला रात्री 12 वाजले। कोई सपने? हाँ, एक मुझे सपना ऐसे आया, मैं मतलब दूसरी जगह भाग गई, लेकिन गाड़ी स्पीड से आ उसका पूरा वीडियो है मेरे पास। उसकी नींद ठीक हो गई, रेस्टलेसनेस कम हो गया, इचिंग कम हो गया, एंड शी गॉट कंप्लीटली क्योर्ड। तो क्या सीखा मैंने ना ये केस से? मैं आज ये केस आपके साथ शेयर इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता ऐसे बहुत केसेस हैं, मेरे पास भी हैं, आप सबके पास भी होंगे। 2-3 चीजें हैं जो मैंने सीखी। पहला चीज है कि एवरी रीटेक, मतलब न्यू केस, फिर फॉलोअप 1, फॉलोअप 2, प्रिस्क्रिप्शन 1, प्रिस्क्रिप्शन 2, आप प्रिंसिपल्स को मत छोड़िए। जो प्रिंसिपल्स हैं आपके ना, जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट है, कैंटिनियन मेथड है, नॉन इंटरप्रेटेटिव होना चाहिए, ज़्यादा थीमेटिक्स में नहीं जाना चाहिए, है ना? जो बेसिक रेपेटाइज करना है तो प्रॉपर कैंटिनियन अप्रोच, पीडीसीआर अप्रोच, मोडालिटी, और हर बार पेशेंट को समझते जाइए। सेकंड जो चीज़ मैंने समझी वो है कि नॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिकल। हालांकि ये मैंने 2018 का केस आज आपको दिखाया, 2024 में, तो आज मेरा प्रिस्क्रिप्शन ऑफकोर्स उससे थोड़ा बेटर है। तो मैं अभी क्या करता हूँ मेरे क्लिनिक पे या मेरे पेशेंट्स में कि मेरा पूरा ध्यान रेमेडी के ऊपर। और मैंने एक चीज़ समझा यहाँ पे, मैं क्यों बेलेडोना दिया, मेरे से क्यों मिस्टेक हुआ, उसका एक सबसे बड़ा कारण है ड्रग पिक्चर्स। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिए। हमें हमारे दिमाग में ना हर ड्रग का एक एसेंस बिठाया गया, हर ड्रग का एक ड्रग पिक्चर बिठाया गया, एक सिचुएशनल मैथमेटिका चिपकाई गई है। ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसी फैमिली होगी तो ऐसा होगा, फास्फोरस ऐसे चलेगा, सल्फर ऐसे बैठेगा, ये ऐसे होगा। ये जो ड्रग पिक्चर्स बनाया गया है ना, बेड होगा तो आंखें दिखाएगा, ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस है क्योर मेरे लिए। क्योंकि मेरे दिमाग में जब ड्रग का पिक्चर बैठ जाता है, जैसे बेलेडोना, लाफिंग वाइल टॉकिंग, मेरा दिमाग उसी पे आ गया। और सोलनेसी है, ये है, डर है, गोस्ट है, तो मैं सोच ही नहीं पाया। मैं काली कार काली कार में इतना गोस्ट का फियर मैंने कॉलेज टाइम में पढ़ा था। और उसके बाद मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और काली के मैंने केसेस भी देखे होंगे, बट कोई भी फिजिशियन ने मुझे आज तक, मैंने जितने देखे, किसी ने भी इस कंपोनेंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। वो अलग एस्पेक्ट बताते रहे। तो मटर मेडिका का नॉलेज सही होना चाहिए। तो ड्रग पिक्चर्स, थीमेटिक्स, सिचुएशनल ड्रग पिक्चर, टेबल्स, सबको साइड रखना चाहिए। सामने रखना चाहिए केंट, एलेंस, बोरिक, हार्ड कोर केसेस, हार्ड कोर सिम्टम्स उसके अंदर है। आप केंट पढ़िए, बोरिक पढ़िए, क्लार्क पढ़िए, एलेंस पढ़िए, नैश पढ़िए, और जब जब पेशेंट आए इसको बार बार पढ़िए। जो रेमेडी रेपर्टरी में आ रही है ओपन करके पढ़िए। ऑफकोर्स पेशेंट सामने तो हम केंट नहीं पढ़ सकते, टाइम लगता है, टाइम होता नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं बोरिक पढ़ता हूँ टाइम पर। अब मैं क्या करता हूँ, अगर आपने मेरा पिछला भी सेशन देखा होगा, जहाँ मैंने कैंसर का बहुत कॉम्प्लेक्स प्लोरेसी का केस दिखाया था, अगर आपने देखा होगा, वहाँ मैंने दिखाया है कि कई बार वो जो रेमेडीज मैंने दी बीच में, मटर मेडिका से मैं कैसे मैच करता हूँ, बोरिक में, एलन में, बोल्ड इटैलिक्स में वो सिम्टम्स है कि नहीं है, वो चीज़ मैं ढूंढता हूँ। और जब तक मुझे वो मिलता नहीं है, मैं कभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो ये चीज़ें करते करते ये मेरी कुछ लर्निंग थी इस केस के तहत। और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स केस दिखाऊँ, एक डिफिकल्ट केस दिखाऊँ, जहाँ पे मैं खुद जूझ रहा था। क्योंकि कई बार हमको ये दिखाया जाता है कि एक दवा दिया और ठीक हो गया, ऐसा कई बार नहीं होता है, बहुत जूझना पड़ता है। सो आई एम डन विद इट। थैंक यू डॉक्टर साहनी। 5 minutes before I finish this lecture. Thank you. वंडरफुल सर, एक्सलेंट। और मैं एक महाराष्ट्र में ही आपका एक बहुत अच्छा कविता है, वहाँ के बहुत बहुत
फेमस कवि हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। शायद आप सुने होंगे, मैं महाराष्ट्र में मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था, कभी गया था मैं परभनी, तो वहाँ मैंने इस कविता को देखा था। उस समय से बड़ा मुझे अट्रैक्ट किया था यह कविता। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। दूसरी बात जो आपने इस केस को प्रेजेंट करके, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करके और एक नए चैलेंजेस के रूप में इस केस को देखा है, ये हेनीमैनियन स्पिरिट है। क्योंकि हेनीमैन ने जो और सैपियस की बात करी, डेयर टू बी वाइजनेस, ये हम सभी चिकित्सकों में होना बहुत ही आवश्यक है। और जो माइन्यूटनेस है, ये मैं समझता हूँ, मैं भी इस उम्र में करीब करीब अभी मैं 74 के आसपास में हूँ, तो इस उम्र में आज भी मेरे को फेलियर्स होते रहते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि मैं इस केस को प्रेजेंट करूं कि नहीं करूं। तो मैं कोशिश से लोगों का, ज्यादातर लोगों का कोशिश होता है कि जहाँ फेल नहीं किए तुरंत हुए उसको प्रेजेंट कर दो। लेकिन आपके प्रेजेंटेशन से एक सबसे अच्छा जो मुझे लगा, क्योंकि हम अगर ऑनेस्टली अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हुए करें, तो ये शायद सभी, मैं समझता हूँ कि जितने भी केस प्रेजेंटेशन हुए हैं इस फोरम में, और भी मैं कहीं पर देखता हूँ सेमिनार वगैरह में, तो मैं समझता हूँ कि ये जो केस प्रेजेंटेशन स्टाइल है, इट इज मोस्ट एक्सलेंट और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन है। और ये बात होनी चाहिए हर एक डॉक्टर्स के साथ में। हम ठीक कर दिए, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। होती है कि हमने उसमें कितना मेहनत किया, हमें इसमें क्या परेशानियां झेलनी पड़ी, ये हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखने का जरूरत होता है। तो मैं मनीष जी, मैं आपको बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने अच्छे ढंग से, और आपके पिछले भी केसेस में जो आपने दिखलाया था, आपने ऑनेस्टली उसमें एक्सरसाइज किया था, काफी उसमें जो मेहनत की थी, और मेहनत का तो फल मिलता ही है, आपको मिला। कैली आर्ट्स के पास में पहुंचना शायद हम लोगों ने भी शुरू में नहीं सोचा था, जो कि आपको दिमाग में, आपको भी शुरू में नहीं लगा कि ये बेलाडोना है, आर्सेनिक है, बहुत सारी डॉलीकॉस को लिए अपने। तो ये सारी चीज हम लोग, ये आम धारणा, आम बातें होती है, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये हो जाना बहुत गलत नहीं भी है, स्वाभाविक भी है। क्योंकि जो हम देखते वही ना, हम लोग जो सामने में प्रेजेंटेशन होता है, तो हम लोग एक डॉक्टर धावले का एक लेक्चर्स में, आप प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस में पढ़िएगा, किसी भी पेशेंट को समझने के लिए 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक उसका फॉर्म, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। अगर जिन्होंने धावले की उस किताब को पढ़ा तो कहा कि फॉर्म, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म का मतलब कि जो आपके सामने में प्रेजेंट किया गया, उसके बाद में स्ट्रक्चर है कि उसके भीतर के बातों को देखना, ये फंक्शन को देखना, और फंक्शन के माध्यम से आप स्ट्रक्चर में गए। ये जो है स्टेप्स जो है हम लोगों का, केस टेकिंग का स्टेप्स, इसको अगर हम लोग प्रैक्टिस करें अपने लाइफ में, तो ये फेलियर्स जो है सो आपके लिए बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा, आपके लिए बहुत बड़ा ये सक्सेस का कारण बनेगा। और हम जानते हैं कि जितने भी फेलियर्स अगर लाइफ में होते हैं, वो आपका व्यर्थ नहीं जाता है। हर एक फेलियर्स में आपको सक्सेस का एक अगला स्टेप्स भी दिखलाई पड़ता है। तो थैंक यू डॉक्टर मनीष जी, आपने इसको इतना अच्छा, मुझे लगा आज का सेशन आपके साथ में सुन करके, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, और मुझे भी काफी इंटरेस्ट हुआ, और मुझे भी हिम्मत हुआ कि नहीं, ये इस तरह के केसेस को ज्यादा इनवाइट करना चाहिए। और मैं जितने भी ऑडियंस को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह के केस को से आप ज्यादा सीखेंगे, है ना। हमने ये ठीक कर दिया, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक यदि होता है, लेकिन हम अपने गलती को स्वीकार करते हुए, हम अपने कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक किया, इसको स्वीकार करते हुए हम अगर कहीं पर आते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक हम लोग के लिए बहुत अच्छा लर्निंग होता है। और कौन ऐसा डॉक्टर है, कोई ऐसा चिकित्सक कर सकता है कि हम सभी रोगी को ठीक कर देते हैं, वो सिंगल डोज से कर देता है। और हम लोग तो दावा करते हैं कि सिंगल रेमेडी देना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सिंगल रेमेडी भी देना बहुत आसान नहीं है ना। तो थैंक यू डॉक्टर मनीष जी, और हम लोग का समय भी अब पूरा हो गया है। मैं डॉक्टर वैष्णवी, यू कैन क्लोज द सेशन एंड हैंड ओवर टू डॉक्टर धनेश। Yes, sir.
Thank you so much, Dr. Manish. The case was very well presented और बहुत wonderfully explained किया आपने सब कुछ. Thank you so much. Dr. Dinesh, over to you.